तो बच्चों आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब ये वर्ड पहला से हम लोग क्या है बच्चों, ज्योमेट्री। तो ये वर्ड जो ज्योमेट्री जो वर्ड है तो ये मीनिंग करता है कि इसके ओरिएंटेशंस या स्पेस या कुछ अलग पॉइंट्स में आपके डिफरेंसेस होंगे। ये वर्ड हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एन आइसोमर? आइसोमर का मतलब है कुछ ऐसा जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो आपके सिस्टम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आपका सेम होगा, लेकिन डिफरेंस कहां पे होता है? डिफरेंस तभी होता है जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन आपका स्ट्रक्चर या स्पेस में इसका पॉइंट अलग अलग हो जाए, तभी हम लोग इसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल है तो ये स्पेस को रिफर करेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के लिए अलग होता है और ज्योमेट्री के लिए अलग होता है। ज्योमेट्री के लिए हम लोग स्पेस को रेफर करते हैं। तो आइसोमेरिज्म ऑफ ज्योमेट्री इज मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास, अलग अलग कंपाउंड्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास आर सेम बट देयर इज अ डिफरेंस इन द स्पेस, नॉट इन द स्ट्रक्चर बट इन द स्पेस। स्पेस में इसका ओरिएंटेशन अलग अलग होगा, जिसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं पहले। पहले इसको जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां-कहां होता है, पहले ये तो जानना पड़ेगा। तो जानने के लिए पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग देखेंगे कि कहां-कहां होता है। तो ये वही होता है जहां आपका रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन हो, मतलब एटम्स मूव ना कर पाए। दूसरा, the restricted atoms have different substituents, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं बच्चों कि हम लोगों के पास ये आपका सिस्टम है, ये आपका यहां पर एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, तो ये जोड़ दिया तो ये सिग्मा और ये दूसरा वाला हम लोग पाई मान के चलते हैं। तो ये जो सिग्मा है और ये जो पाई है आपका, तो सिग्मा पाई में अभी हम लोग को ये बात पता चला है कि ये दोनों मिथाइल पकड़े, दोनों मिथाइल, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल। तो मिथाइल दोनों सेम साइड में है तो इसका नाम बनेगा सिस। सेम साइड में इसका नाम होता है सिस। अगर ये मिथाइल ऐसे रहा तो एक मिथाइल ऊपर है, दूसरा मिथाइल नीचे है, तो इसका नाम होता है ट्रांस। मतलब अगर सेम साइड में हो तो इसका नाम होता है सिस, अगर ऑपोजिट साइड में हो तो इसका नाम होता है ट्रांस। लेकिन बात यह है यहां पर रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन के बारे में बोला गया है। रेस्ट्रिक्शन मतलब ये मूव नहीं कर सकता। आप ध्यान से देखें कि इस चीज को, ये चीज ऐसे करेगा या ऐसे करेगा, ये मूवमेंट तो है लेकिन क्या ये दोनों मूव हो रहा है? ये दोनों मूव नहीं हो रहा है। मूवमेंट या तो ऐसे कंप्लीट होगा, अभी भी सिस क्योंकि दोनों ही नीचे हैं, ऐसे उठाओ अभी भी इस सिस क्योंकि दोनों ही ऊपर है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे मान लेता था तब एक ऊपर एक नीचे, ये ट्रांस, ऐसे करेंगे हम लोग ऐसे दिखाएंगे तो ये एक ऊपर एक नीचे, ये भी ट्रांस। तो अगर सेम साइड में हो या सेम एरिया में हो हम लोग उसको बोलते हैं सिस फॉर्म। इसका मतलब है सेम। और अगर ऑपोजिट्स में हो, अगर अलग अलग पोजीशंस में हो तो उसका नाम होता है हम लोग का ट्रांस। अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग इसका नाम होते हैं ट्रांस। अब इसको एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो पहले ये चीज कंफर्म है कि रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होना चाहिए और दूसरा रेस्ट्रिक्टेड एटम्स हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। इसका हम लोग भी एग्जांपल लेके देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कहां-कहां रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस कहां होते हैं? पहले तो वही होता है जहां या तो पाई बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड क्यों? क्योंकि बच्चों अगर मान के चले कि ये आपका सिग्मा है और ये पाई बन चुका है
तो ये ऐसे अगर घुमाए तो ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा, इट ब्रेक डाउन, ये ऐसे टूट जाएगा। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड होता, कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा या किसी सिग्मा बॉन्ड होता, तो ये आराम से घूम सकता था। लेकिन ये दोनों एक ऐसे घूम नहीं सकते, क्योंकि अगर घूमना शुरू कर दे तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसीलिए सिंगल बॉन्ड आप आराम से घुमा सकते हो, लेकिन इसको मूवमेंट करने के लिए आपको मुश्किल होता है, जिसलिए हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्ट मतलब मूवमेंट नहीं करने देते। तो हम लोग ये एग्जांपल देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड में आपका रेस्ट्रिक्शन होगा। और कहां देखते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्शंस? दूसरा आपका जो रेस्ट्रिक्शंस मिलता है वो है आपका साइक्लिक कंपाउंड्स। क्यों? सपोज मान लेते हैं कि साइक्लोप्रोपेन, यहां पर भी एक कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन है और यहां पर भी एक कार्बन है, ठीक है? तो ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अभी हम लोगों ने बोला है रेस्ट्रिक्शंस, तो क्या यहां पर पाई बॉन्ड है? बच्चों पाई बॉन्ड नहीं है। लेकिन सर आपने क्यों बोला? अगर आपके दिमाग में ये आएगा कि सर आपने क्यों बोला, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड नहीं है, फिर भी यहां पर रेस्ट्रिक्शन है। मान लेते हैं ये कार्बन, मान लेते हैं ये कार्बन और ये दोनों मिला के और एक कार्बन। तो अगर मैं यहां पर ऐसे मोशन करने की कोशिश करूं तो ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा, ये तीनों एक साथ नहीं रहेंगे, ये मॉलिक्यूल आपका टूट जाएगा। तो तीनों को ये कार्बन और ये कार्बन ऐसे जोड़ के रखना है। तो अगर इसको मोशन करना शुरू करो तो ये मॉलिक्यूल टूट जाता है, जिसके कारण एक चीज कंफर्म है कि यहां पर भी रेस्ट्रिक्शंस है। या तो मॉलिक्यूल ऐसे घूम सकता है या तो मॉलिक्यूल ऐसे घूम सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, तुम बॉन्ड्स को ऐसे नहीं घुमा सकते, अगर घुमाए तो तुरंत ये टूट जाएगा। तो हम लोग को मिला है रेस्ट्रिक्शन आइदर इन साइक्लिक कंपाउंड्स या इन पाई बॉन्ड्स। देखते हैं यहां पर कहां-कहां आपके पास रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और कैसे-कैसे मॉलिक्यूल्स में ये दिखाई है। तो ये तो पता चलता है कि आइदर पाई बॉन्ड्स या तो रेस्ट्रिक्शंस होगा, नहीं तो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स में आपका रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करेंगे। अभी देखते हैं कि पाई बॉन्ड के कौन-कौन से में आपका रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है। बच्चों कंडीशंस दो बोला है मैंने, एक कंडीशन क्या बोला है? रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। दूसरा क्या बोला था? द रेस्ट्रिक्टेड एटम्स शुड हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब अलग-अलग पॉइंट। जैसे अगर A है यहां पर एक एटम और दूसरा एटम B है यहां पर, तो इसका जो चार्ज होगा, इसका जो पॉइंट्स होंगे, यहां पर अगर पॉइंट A है तो ये वाला पॉइंट B होना पड़ेगा, यहां पर A नहीं हो सकता। एक कंपाउंड है, क्योंकि मैंने बोला है रेस्ट्रिक्टेड एटम्स। ये है आपका रेस्ट्रिक्टेड एटम, ये दूसरा रेस्ट्रिक्टेड एटम। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका पाई बॉन्ड्स है। तो पाई बॉन्ड की जो दो रेस्ट्रिक्टेड एटम्स है, यहां पर A है और B है, इसके A में हम लोग देखेंगे इस रिस्ट्रिक्शन में एक पॉइंट पे आपका A है तो दूसरे पॉइंट पे आपका B होगा। तो A और B जो है ये कभी सेम नहीं हो सकते, A और B मस्ट बी डिफरेंट। अगर सेम हो गया तो ये कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा ही नहीं। उसी तरह यहां पर A हो सकता है, यहां पर भी B हो सकता है। अब आपके दिमाग में ये खटकेगा, सर ने तो थोड़ी देर पहले ये बोला है कि रेस्ट्रिक्टेड जो एटम्स हैं दे शुड हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि जो A में है वो B में नहीं हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन इसमें जो दो पॉइंट्स है वो अलग अलग होने करेंगे और इसमें जो दो पॉइंट्स है वो अलग अलग होने करेंगे। लेकिन ये मैंने नहीं बोला आपको कि ये दोनों जो रेस्ट्रिक्टेड एटम्स है वो दोनों में अलग अलग होना पड़ेगा। इंडिविजुअली इसके पास अलग होना चाहिए, इंडिविजुअली इसके पास अलग होना चाहिए। एग्जांपल देते हैं। अगर आपको मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं CH3CH1CH2 और आपको पूछा गया है कि क्या यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, तो देखते हैं इस चीज को, इस मॉलिक्यूल को थोड़ा डाल के देखते हैं। यहां पर CH3 आ गया, C डबल बॉन्ड CH H H, तो ये आपका डबल बॉन्ड, इसके ये वाला एक रेस्ट्रिक्टेड एटम हो गया, दूसरा ये वाला एक रेस्ट्रिक्टेड एटम हो गया। अभी यहां पर क्या है? एक पॉइंट पे क्या है? ये मान लेते हैं A। यहां पर क्या है? एक CH3, दूसरा पॉइंट पे आपका B जो है हाइड्रोजन्स। अब यहां पर क्या है? A और यहां पर क्या है? A ही है। ये दोनों चीज सेम हो गए हैं। इसका मतलब यहां पर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि यहां पर भी आपका A हाइड्रोजन और यहां पर भी सेम टाइप ऑफ A हाइड्रोजन ही हो गया, यहां पर कोई दूसरा सिस्टम जनरेट नहीं किया गया है। तो कहां पर दिखाएंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं।
अगर मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया CH3 CH CH CH3, ठीक है, ये है ब्यूटूइन। तो ब्यूटूइन का ये डबल बॉन्ड पॉइंट है, तो कार्बन डबल बॉन्ड डबल कार्बन लिख लिया। तो यहाँ पर एक पॉइंट में आपका हाइड्रोजन लगेगा, दूसरे पॉइंट पे आपका लगेगा CH3, और एक पॉइंट पे आपका CH3 लगेगा, दूसरे पॉइंट पे आपका लगेगा H। अब ये है आपका रेस्ट्रिक्टेड और ये है आपका रेस्ट्रिक्टेड। तो क्या यहाँ पर आपका क्या लगा है, मिथाइल, यहाँ पर क्या लगा है, हाइड्रोजन। क्या ये दोनों सेम है? ये सेम नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पर भी लगा है मिथाइल, यहाँ पर लगा है हाइड्रोजन। क्या ये दोनों सेम है? सेम नहीं है। मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर A है तो ये B सेम नहीं है, अगर यहाँ पर A है तो यहाँ पर B है, ये सेम नहीं है। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखते हैं कि कहां पर आप लोग दिखा सकते हैं, जहां जहां हम लोग के डबल बॉन्ड्स या डबल्स पाई बॉन्ड्स, तो कहां दिखा सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाई बॉन्ड के एग्जांपल्स लेके चलते हैं। मैं कहां पर दिखाएंगे, एक तो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दूसरा हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और दूसरा में एक बॉन्ड होगा। इसमें अगर A है, इसमें B हो सकता है, इसमें A है, इसमें B हो सकता है, इसमें C, इसमें D भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं आप लोगों का। लेकिन बात ऐसी है कि मिनिमम इन दोनों में डिफरेंस होना पड़ेगा, इन दोनों में भी डिफरेंस होना पड़ेगा। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें A होगा, इसमें B होगा, और इसमें नाइट्रोजन A तो ऑलरेडी अलग हो चुका है, लोन पेयर अलग ही हो चुके हैं, और यहाँ पर क्या होगा, A या B या कोई भी दूसरा चीज, कुछ भी हो सकता है, यहाँ C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी अलग होने के कारण हम लोग को ये कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ पर भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जैसे यहाँ दिखाए थे, यहाँ पर भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाया था। और एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में ले चलते हैं। यहाँ पर तो A हो गया, यहाँ पर तो B हो गया, सेम सेम नहीं है, अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास दो लोन पेयर्स होंगे, जो दो लोन पेयर्स होंगे वो तो सेम हो गए ना बच्चों। मतलब अगर इसको A मान के चले तो ये भी क्या हो गया, A तो A मान के चल गया, सेम हो गए। तो मैंने क्या बोला था कि सेम नहीं हो सकते हैं ऑन द सेम इंडिविजुअल एटम, सेम इंडिविजुअल एटम पे ये सेम नहीं हो सकता है, जिसके कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं अभी, और एक एग्जांपल हम लोग ऐसे देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर पर चलते हैं, तो यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, तो यहाँ पर भी आपका एक लोन पेयर, यहाँ पर भी आपका एक लोन पेयर, तो ये भी यहाँ पर भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स में आपका लोन पेयर सेम हो जाता है। ठीक है, अब और क्या हो सकता है, हम मान चलते हैं कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड्स है, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास दो पाई बॉन्ड्स है। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एटम रोटेशन है या नहीं, देखते हैं बच्चों। इस ध्यान से देखिए, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आपका sp और sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका कंफर्मेशन क्या मिलता है कि जब sp होता है तो लीनियर हो जाता है मॉलिक्यूल। पहले ही पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन में कि जब भी sp होगा तो ये मॉलिक्यूल लीनियर होता है, और अगर स्ट्रेट लाइन में जाने वाला मॉलिक्यूल वो कभी भी मूव नहीं हो सकता, वो या तो ऐसे मूव होगा या तो ऐसे मूव होगा या ऐसे, मतलब सिस्टम के भीतर ये मूव नहीं हो सकता। ये आपका एक सिलिंड्रिकल सिस्टम हो जाएगा। तो sp होने से आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। उसी तरह कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बना के चलते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर भी आपका एक्सिबिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, सिस्टम लीनियर बन जाता है। एक और अभी हम लोग साइक्लिक सिस्टम्स में देखेंगे। सपोज आप लोगों को मान लिया है ये एक साइक्लोहेक्सेन है, कितने हैं कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6, और हम लोगों ने यही एक्सपेक्ट किया है कि साइक्लिक सिस्टम्स में भी आपका रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। लेकिन यहाँ पर कब कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ये दोनों पॉइंट्स आपका क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या हो गया बच्चों, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तब क्या होंगे, तब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने एक ऐसा लिख लिया, कभी एक ऐसा लाइन निकलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर एक मिनिमम कार्बन है, मतलब यहाँ पर एक जो मिथाइल ग्रुप है, और ये जो मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर और एक मिथाइल ले लिया। अब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि दोनों मिथाइल और मिथाइल सेम साइड में है,
तो क्या यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? करेक्ट है। क्या दी एटम्स, इसमें कार्बन को, इस कार्बन को देखिए 1 2 3 और चौथा क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन को देखिए 1 2 3, चौथा क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो क्या इस कार्बन में जो रेस्ट्रिक्टेड एटम्स है, ये एक रेस्ट्रिक्टेड एटम है और ये एक रेस्ट्रिक्टेड एटम है, तो इस रेस्ट्रिक्टेड एटम में एक है हाइड्रोजन, एक है मिथाइल, क्या दोनों सेम है? नहीं है सेम। इसको देखिए, यहाँ पर एक मिथाइल है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, क्या ये सेम है? नहीं है सेम। तो ये बात हम लोगों को और पता चला है कि रेस्ट्रिक्टेड एटम्स आउट हियर हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेंट्स। मतलब क्या यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाया? हाँ, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाया। अगर मान के चलते हैं यहाँ पर नहीं लिया, दिमाग में आ सकता है सर अगर मैं यहाँ पर डाल दूं तब क्या होगा? क्या यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे? बहुत सारे फैकल्टीज आपको ये सिखाएंगे कि यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है, सामने सामने होना चाहिए, ये कार्बन और ये कार्बन में होना चाहिए। नहीं बच्चों, रेस्ट्रिक्शन खाली एक पॉइंट के लिए या एडसेशन के लिए नहीं होता है, ये पूरे सिस्टम्स या पूरे साइक्लिक में है, क्योंकि साइकिल है मतलब पूरा सिस्टम घूमेगा। इसलिए आप कोई भी दो पॉइंट ऑफ कार्बन जहां पर रेस्ट्रिक्शन है, मतलब यहाँ पर भी कार्बन हो सकता है, यहाँ पर भी कार्बन हो सकता है, आप इन दोनों को भी पैर मान के चल सकते हैं, आप इन दोनों को भी पैर मान के चल सकते हैं। इस कार्बन पे देखिए एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, क्या सेम है? नहीं। क्या इस कार्बन में एक मिथाइल है, एक यहाँ हाइड्रोजन है, क्या सेम है? नहीं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों? पहला बात रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा ये बात, जहां जहां रेस्ट्रिक्टेड एटम्स हो, जहां जहां आप ये दोनों मान के चल सकते हैं। मैंने पहले इसके लिए किया, फिर अब यहाँ पर के लिए किया, मैं यहाँ कर सकता हूँ, मैं यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ, कहीं पर भी कर सकता हूँ, लेकिन मिनिमम टू एटम्स के ऊपर अगर रेस्ट्रिक्शन एंड रोटेशन है और रेस्ट्रिक्शन के ऊपर क्या अगर रेस्ट्रिक्टेड एटम्स में डिफरेंस है? हाँ है, यहाँ पर भी मिथाइल हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी मिथाइल हाइड्रोजन है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, तब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसी चीज के हिसाब से हम लोग एक और मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, साइक्लिक ईथर्स लेके चलते हैं, साइक्लिक ईथर्स लेके चलते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन, अगर आपको पूछा जाए क्या यहाँ पर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, तो हम लोग फिर से बोलेंगे होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि देखिए ये क्या है आपका कार्बन, ये क्या है आपका कार्बन, क्या यहाँ पर आपके कार्बन सिस्टम्स में रेस्ट्रिक्शन है? क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है। और मैंने पहले ही बोला है कि रेस्ट्रिक्शन दो रीजन के लिए होता है, एक होता है आपके पाई बॉन्ड्स के लिए और दूसरा क्या होता है? फॉर साइक्लिक। क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, कौन सा दूसरा पॉइंट है बच्चों? यहाँ पर एक साइक्लिक सिस्टम है। क्योंकि ये एक साइक्लिक सिस्टम है तो हम लोग को यहाँ पर भी एक रेस्ट्रिक्शन मिल सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ कहीं पर भी लगा दें। मैंने बार बार बोला है, आप लोग एडजस्टमेंट को मत पकड़िए, आप कंफ्यूज या टेंस्ड कभी भी ना हो। आप आराम से ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, किसी भी दो पैराट्स ऑफ कार्बन एटम्स को आप ले सकते हैं। और जब आप किसी भी दो चीज को लेंगे तुरंत आपको ये करना पड़ेगा कि अगर इन दोनों में रेस्ट्रिक्टेड है तो यहाँ पर क्या है? एक कार्बन, ये क्या हो गया? इथाइल, और दूसरा क्या होगा? एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक दूसरा हाइड्रोजन, और ये क्या है? एक कार्बन, दो कार्बन, ये क्या होगा बच्चों? और एक दूसरा इथाइल। ये कंफर्मेशन मिल चुका है कि इसमें भी आपका इथाइल हाइड्रोजन, क्या ये दो कार्बन और एक हाइड्रोजन सेम है? नहीं है। क्या ये दो कार्बन और एक हाइड्रोजन सेम है? नहीं है। मतलब यहाँ पर भी आपका डिफरेंसेस है और यहाँ पर भी आपका डिफरेंसेस है। ये क्या कंफर्म करते हैं कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? ठीक है, तो ये है आपका ऑर्डर। अगर मान लीजिए कि कहां पर हम लोग के या नेमिंग कैसे करते हैं, सपोज कि मैं मान के चलता हूं आपके पास ये था, तो मैंने पहले ही बोला है कि अगर दोनों चीज जब एक साइड में था तो उसको क्या बोलेंगे? सिस। क्या होंगे? सिस। लेकिन अगर दोनों ऑपोजिट साइड में हो, एक ऊपर एक नीचे, तो क्या नाम देते हैं उसको? ट्रांस। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर CH3 लिखा जाए, यहाँ पर एक CH3 लिखा जाए और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिखा जाए। ये दोनों में के बीच रेस्ट्रिक्शन है, क्यों रेस्ट्रिक्शन है? पाई बॉन्ड है, और उसके ऊपर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर भी एक CH3 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। तो मिथाइल एंड मिथाइल ये सेम साइड में है या ऑपोजिट साइड में है? सेम साइड में है, तो इसका नाम होगा सिस। अगर ये ऑपोजिट साइड में मिल गए, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया
और उसी पे हम लोग को और लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर मान लें CH3 यहाँ है और दूसरा CH3 यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ है। अब देखिए कहाँ है CH3 यहाँ पर ऑपोजिट में हो गए, तो इन दोनों के नाम क्या करेंगे बच्चों? ट्रांस। तो क्योंकि स्पेस में घूम रहे हैं तो इसीलिए हम इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टीरियो, दिस इज द केस ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स है तो स्टीरियो आइसोमर्स मतलब स्पेस में घूमते हैं, इसलिए इसका ज्योमेट्री चेंज हो रहा है। लेकिन इन दोनों के आईयूपैक नेम्स सेम है, आईयूपैक नेम्स सेम है, मतलब इसका नाम दिया तो देंगे सिस तो देंगे क्योंकि यार स्ट्रक्चर सिस के लिए है, लेकिन ब्यूटूइन इसका भी नाम देंगे ब्यूटूइन, लेकिन क्योंकि ये दोनों ऊपर है तो देंगे सिस ब्यूटूइन, और क्योंकि ये दोनों नीचे है सॉरी ऑपोजिट्स में है इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे ट्रांस ब्यूटूइन। अब और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि अगर मैंने ये भी डिस्कस किया था, इसमें ये है आपका सिस्टम ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है। अगर रेस्ट्रिक्शन है तो अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, लेकिन बच्चों ये याद आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में हम लोग सिस या ट्रांस वर्ड यूज नहीं करेंगे। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में हम लोग सिस और ट्रांस वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग नया यूज वर्ड करेंगे। सिस के जगह पर मतलब सेम साइड के जगह पर हम लोग सिन यूज करेंगे, और ट्रांस की जगह पर बच्चों हम लोग एक नया चीज यूज करेंगे जिसका नाम है एंटी। ठीक है, तो सिस की जगह सिन, ट्रांस की जगह एंटी। कहां यूज करेंगे ये सब? जब जब आपको कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन मिलेगा, जब आपको कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन मिलेगा तब आप लोग सिस के जगह पर सिन यूज करेंगे और ट्रांस की जगह पर आप एंटी यूज करेंगे। तो अब देखते हैं दूसरा केस। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक मिथाइल है, यहाँ पर एक मिथाइल है। क्या ये दोनों मिथाइल सेम साइड है या ऑपोजिट साइड से? ऑपोजिट साइड से, तो इसका क्या नाम लिखेंगे? इट्स अ ट्रांस। लेकिन हम लोगों ने ये बात बोला है कि जब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लिखते हैं तो क्या ट्रांस लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं बच्चों एंटी। ठीक है, क्लियर? तो क्योंकि एंटी हो गया तो इसका सिन क्या होगा? इसका सिन ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जो CH3 है यहाँ पर भी ऊपर रखो और ये CH3 यहाँ पर भी ऊपर रखो, और नीचे जो है वो C2H5 हो गया और यहाँ पर हो गया आपका ब्रोम है। तो ये CH3 और ये CH3 सेम साइज पे है या ऑपोजिट साइज पे है? सेम साइज पे है, तो इसका नाम लिखेंगे सिन। ठीक है everybody? अब देखते हैं कि और एक एग्जांपल, जब चारों चीज अलग है, जैसे अगर A B और ये भी A B नहीं है, उल्टा C और D है, मतलब कोई भी किसी से मिलता नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग प्रायोरिटी फिक्स करेंगे बच्चों। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एग्जांपल लेके चलते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पर आयोडीन लगा दिया। और अब हम लोगों को पूछा गया है कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, व्हाट टाइप ऑफ दिस। तो यहाँ पर सिस या ट्रांस ये दोनों वर्ड यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि चारों चीज अलग है। क्योंकि चारों चीज अलग है तो सिस या ट्रांस वर्ड यूज नहीं किया जा सकता। इसके लिए नया वर्ड दिया गया है E and Z। जब Z इसका मतलब सेम साइड का Z और E का मतलब है आपका ऑपोजिट साइड। ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन किसके ऑपोजिट है? ये तो कभी किसी को पता नहीं। अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि रेस्ट्रिक्टेड एटम्स कौन कौन है। जो रेस्ट्रिक्टेड एटम ये है और रेस्ट्रिक्टेड एटम, क्योंकि यहाँ पर ये मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, इस रेस्ट्रिक्टेड एटम के एक पार्ट में है फ्लोरीन, एक पार्ट में है क्लोरीन। अब बच्चों हम लोग को दिखाना है कि दोनों में से प्रेफरेंशियल कौन है। तो क्लोरीन ज्यादा प्रेफरेंशियल, इसको हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस या भारी ज्यादा होगा। क्यों? इसका एटॉमिक मास क्या है बच्चों? ज्यादा है, इसका एटॉमिक मास ज्यादा है, इसीलिए हम लोग इसको क्लोरीन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। अब इन दोनों में ये ज्यादा भारी है, ब्रोमीन से आयोडीन ज्यादा भारी है, इसका भी एटॉमिक मास भारी है। अब एक बात देखिए, ये तो हम लोगों ने भारी भारी चीज को लगा दिया। अब हम लोगों को लिखना है कि ये कैपिटल E है या Z है। मतलब अभी हम लोग देखना है कि जो भारी पार्ट है दोनों को एक साइड में है और जो पतले पार्ट है वो दोनों एक साइड में है, मतलब दोनों सेम साइज पे है। यहाँ पर कोई भारी है पतला है, भारी है पतला है, ऐसे तो नहीं है बच्चों।
तो इसलिए हम इसका नाम देंगे, क्योंकि ये सेम साइड में भारी होगा, इसका नाम क्या रखेगा, लोग क्या लिखा है Z, तो इसका होगा Z टाइप ऑफ आइसोमर। अगर यही चीज यहाँ पर आयोडीन और यहाँ पर ब्रोमीन होता तो इसको यहाँ पर भारी मान लेते। तो ये क्या है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, तो क्या होगा, ऑपोजिट्स होगा। तो क्योंकि ये ऑपोजिट हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, इसका नाम कैपिटल E। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपको दिया गया है, क्योंकि फैकल्टी का कोई तो बात ही नहीं है, वो कुछ भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर COOH दिया गया, CH4 दिया गया, OH डाला गया और CH4 डाला गया। बहुत बच्चे सोचते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और एल्डिहाइड्स है, हम लोग कैसे बताएंगे, या हाइड्रोक्साइड्स है, एल्डिहाइड्स प्रायोरिटी, ये सब लोग नहीं देखेंगे। हम लोग यहाँ पर तुरंत देखेंगे एक ही चीज, वो है आपका प्रायोरिटी ऑफ द एटॉमिक वेट्स। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे। जैसे CHO है तो C डबल बॉन्ड OH होगा, CHO का प्रेजेंटेशन ऐसा है। COOH को हम लोग C डबल बॉन्ड OH लिखेंगे, इसको तो ऐसे ही छोड़ना है। और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। आपका दूसरा स्टेप ये है बच्चों कि आप जो डबल बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड है उसको डबल कर दीजिए। जैसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड हटा दीजिए, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन लगा दीजिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड हटा दीजिए, एक और ऑक्सीजन लगा दीजिए। एक डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड हटा के और एक ऑक्सीजन लगा दीजिए। अब आपको आसान हो जाएगा निकालने के आंसर। देखते हैं तो रेस्ट्रिक्टेड एटम्स, पहले तो रेस्ट्रिक्टेड एटम्स, ये है आपका रेस्ट्रिक्टेड, ये है रेस्ट्रिक्टेड। इसमें एक तरफ क्या है बच्चों, ऑक्सीजन, पहला कौन पार्ट करता है, ऑक्सीजन, इसमें कौन पार्ट करता है, कार्बन। अब आप बोलिए एक स्टेप, ओके, डायरेक्टली हम लोग नहीं आएंगे कौन सा भारी है, पूरा भारी भी नहीं देखेंगे, इमीडिएट करके जाएंगे। अगर एक इस तरफ, एक इस तरफ, दो इस तरफ, दो इस तरफ, एक स्टेप इस तरफ, थर्ड, एक स्टेप इस तरफ, एक 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 मूव इन अ सीक्वेंस, आराम से सीक्वेंस मूव करेंगे। इससे एक स्टेप यहां तक गए, इससे एक स्टेप, यहां पर कौन मिला, कार्बन, यहां पर कौन मिला, ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन में भारी कौन है, ये, तो तुरंत इसका प्रेफरेंस बड़ा हो जाता है। तो ये एक भारी मिल गया है हम लोगों को। अब हम लोग को ढूंढना है कि इन दोनों में ज्यादा भारी कौन है। यहाँ पर एक इमीडिएटली कौन मिला है, कार्बन, यहाँ पर भी इमीडिएटली कौन मिला है, कार्बन, मतलब दोनों सेम। अगर मैंने एक स्टेप कार्बन यहाँ पर भी दिया है, एक स्टेप कार्बन यहाँ पर भी दिया है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद वाले स्टेप्स में एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, टोटल कितने ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीसरा क्या है, हाइड्रोजन। अब आप मुझे ये बोलिए कि तीन ऑक्सीजन वाला ज्यादा भारी है या दो ऑक्सीजन वाला ज्यादा भारी होगा। ऑब्वियसली तीन ऑक्सीजन वाला ज्यादा भारी होता है, जिसके कारण हम लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं। अब ये भी भारी, सेम साइड, अपोजिट साइड, सेम साइड, जिसके कारण हम लोग उसका सेम साइड के कारण इसका नाम क्या रखेंगे बच्चों, सेट। ठीक है, तो ये था आप लोगों का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन पाई सिस्टम्स या पाई कंपाउंड्स। उसी तरह साइक्लिक सिस्टम्स में अगर साइक्लोप्रोपेन दिया जाए तो ये CH3 हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन। अब बोलिए इससे है या ट्रांस, ये आपका रेस्ट्रिक्टेड एटम्स है। क्यों रेस्ट्रिक्टेड है बच्चों, बार बोल रहा हूं, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो जो दोनों साइक्लिक सिस्टम्स हैं, तो यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर एक CH3 है, तो दोनों सेम साइड है, ऑपोजिट साइड है, सेम साइड है, तो ये इसका नाम क्या होगा, सिस। अगर यही चीज एक CH3 ऊपर होता और एक CH3 नीचे होता तो हम लोग उसको नाम क्या देते थे, ट्रांस। इसका एक हाइड्रोजन यहाँ ऊपर, यहाँ पर ऐसे होता था। क्लियर? तो बच्चों फिलहाल के लिए आज का कार्यक्रम समाप्त, यहाँ तक। ज्योमेट्री पे हम लोग अगली क्लास पे कंटिन्यू करेंगे।